हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है एसी जनरेटर। ये चैप्टर की लास्ट थियरी है एसी जनरेटर। ठीक है। अब एसी जनरेटर में हमें करना क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और वो भी कैसा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस करना होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए फ्लक्स को चेंज करना होगा और फ्लक्स को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे रोटेशन का यूज़ कर रहे हैं। मतलब फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, बी ए कॉस थीटा, उसमें हम क्या करते हैं कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर हम कंटिन्यूसली चेंज करते हैं। ओके, विथ सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम एंगल चेंज करेंगे और हमें ईएमएफ मिलेगा। और वो ईएमएफ की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक एसी जनरेटर का एक नॉर्मल स्कीमेटिक डायग्राम बताया है जिसमें सिर्फ पार्ट्स दिखाए हुए हैं, मेन। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिए हुए दो मैग्नेट, ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एक एंड है वो यहाँ पे कनेक्टेड है और जो दूसरा एंड है वो ये रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब सपोज यहाँ पे ये डायरेक्शन में जनरेट हुआ तो ये पूरा राउंड रोटेशन ऐसे कंप्लीट करेगा। यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है। तो ये हो गई कॉइल, ठीक है, जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रोटर, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है तो ये रोटर बनेगा। और ये जो मैग्नेट्स है उनको बोलते हैं स्टेटर, क्योंकि वो स्टैटिक है। ओके, ये है स्लिप रिंग्स। ठीक है, ध्यान देना, दो चीज़ होती है, या तो स्प्लिट रिंग या तो स्लिप रिंग। ठीक है। स्लिप रिंग का काम है सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन देना। मतलब ये जो वायर है, यहाँ पे कॉइल से निकलने वाला वायर है, एक वायर ये और एक वायर ये, इन दोनों को आउटर सर्किट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम रखते हैं स्लिप रिंग्स। और यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं वो कार्बन ब्रशेस हैं। ब्रश इसीलिए ताकि वो सिर्फ कांटेक्ट में रहे, सीधा आप ऐसे बांध के नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जब ये कॉइल रोटेट होगी तब अगर आपने सीधा वेल्डिंग ही कर दिया है तो वायर यहाँ पे वाउंड होते जाएंगे। ठीक है, मतलब जितनी देर तक ये जनरेटर घूम रहा है तब तक वायर यहाँ पे वाउंड होते जाएंगे और यहाँ पे आपको वायर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए यूज़ होते हैं ब्रशेस जो सिर्फ कनेक्टेड रहेंगे, बट एकदम वेल्डिंग जैसा कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ कांटेक्ट में रहते हैं ताकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे एसी जनरेटर का डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है और थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन दे देना है। क्लियर? सबसे पहले आप क्या करोगे, थियरी का स्टार्टिंग कहाँ से करोगे कि आपको अगर ईएमएफ प्रोड्यूस करना है तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स ज़रूरी, और फ्लक्स चेंज करने के लिए बी ए या तो थीटा, तीनों में से एक चीज़ को चेंज करना ज़रूरी। तो यहाँ पे हम एंगल चेंज करके ईएमएफ प्रोड्यूस करने वाले है। क्लियर? ओके। एंगल चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है वो समझो। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे जो हमारा ये पूरा एरिया है उसका एरिया वेक्टर जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा। अब ये तो अभी की सिचुएशन है, अगर ये थोड़ा बहुत ऐसे रोटेट हो गया
तो ये एरिया वेक्टर है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। कैसे? एरिया वेक्टर कभी आपको ये डायरेक्शन में मिलेगा, कभी ये डायरेक्शन में, कभी ये डायरेक्शन में, कभी नीचे जाएगा, कभी एकदम नीचे हो जाएगा, है ना। तो प्लेन के साथ साथ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, वैसे वैसे एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। ओके, और उसके बाद आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो यहाँ पे जो भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एसी जनरेटर आर शोन इन फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट। ये रोटर शाफ्ट हो गया और उसके ऊपर आपने कॉइल माउंट की हुई है, ठीक है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और दोनों के बीच में एंगल रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। द कॉइल इज मैकेनिकली रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय सम एक्सटर्नल मीन्स। बाहर का कोई भी रीज़न हो सकता है ये कॉइल को रोटेट कराने का, जैसे विंड फार्म है तो विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे। अगर सपोज आप नर्मदा डैम की बात करो तो वहाँ पे जो वाटर फ्लो है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉइल है उसको बोलेंगे हम आर्मेचर, ठीक है। चलो, और उसका स्पेलिंग क्या रहेगा? ऐसे कुछ, ठीक है। चलो, द रोटेशन ऑफ द कॉइल causes the magnetic flux through it to change, so an EMF is induced in the coil, ठीक है। रोटेशन की वजह से EMF इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। और आप बाद में लिख सकते हो, द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट बाय मीन्स ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलो, यहाँ पे हम कांस्टेंट रख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो चलो, अगर ये मैं ले लूँ एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा, तो वो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ओमेगा इंटू टी बनेगा। क्लियर? अभी बात करते हैं फ्लक्स की, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ रेक्टेंगुलर कॉइल। तो फ्लक्स रहेगा बी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे बी ए कॉस थीटा की जगह पे आएगा ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ कि एट टी इक्वल टू 0 हमने एंगल लिया है 0। मतलब टी इक्वल टू 0 टाइम पे ये जो कॉइल है वो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी, जिसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, तो एंगल बन गया 0। मतलब इनिशियली आपको मिलेगा फ्लक्स मैक्सिमम, और मैक्सिमम फ्लक्स होगा तब वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा और आपको ईएमएफ मिलेगा 0। कैसे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। चलो, तो अभी बात करते हैं ईएमएफ की। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी की हेल्प से आपने थीटा इक्वल टू ओमेगा टी निकाला, फिर फ्लक्स की हेल्प से आपने फ्लक्स निकाला, फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। अभी ईएमएफ फाइंड करते हैं। ईएमएफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। तो माइनस एन एज इट इज डी बाई डी टी, और अंदर रहेगा फाई की जगह पे बी ए कॉस ओमेगा टी। तो माइनस एन बी ए एज इट इज कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का आपको फिर से करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि यहाँ पे आपने जो किया है वो कॉस फंक्शन का किया है डिफ्रेंसिएशन, अंदर जो ओमेगा टी है उसका डिफ्रेंसिएशन बाकी था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एन बी ए ओमेगा, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे निकल जाएगा और ये बचा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे मिल गया ईएमएफ। क्लियर? ओके, तो ये जो एन बी ए ओमेगा है वो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1। तो इसको नाम दे देते ई नॉट, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से फिर आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होगा। ये हमने जनरेट कर लिया एसी वोल्टेज और
यही AC वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे RLC, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर वाली सर्किट को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर E नॉट इक्वल टू NBA इंटू ओमेगा, या तो याद रखने के लिए E नॉट इक्वल टू आप ऐसे भी याद रख सकते हो N ओमेगा AB नवाब। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर होगा। और ओमेगा की जगह पे आप लिख सकते हो 2 पाई F, तो E नॉट E इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो E नॉट इंटू साइन 2 पाई F इंटू टी। कोई कोई बुक में आपको F की जगह पे न्यू दिया हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं। तो चलो यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पे फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, फ्लक्स वो कॉस के ग्राफ के हिसाब से चेंज होगा, कॉस फंक्शन के हिसाब से, और वहीं पे ईएमएफ जो चेंज होगा वो साइन फंक्शन के हिसाब से चेंज होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है कि ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे होगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्टेज 1 में आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है, द प्लेन ऑफ द आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो आर्मेचर का प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा 0 डिग्री। अब वो एंगल 0 डिग्री आप यहाँ पे रखो cos 0 इक्वल टू 1, तो फ्लक्स क्या बनेगा, मैक्सिमम। बट यहाँ पे sin 0 इक्वल टू 0 होगा, मतलब EMF आपको मिलेगा 0। फिर धीरे धीरे ये आर्मेचर रोटेट हो रहा है। व्हेन आर्मेचर रोटेट्स थ्रू 90 डिग्री द प्लेन ऑफ द आर्मेचर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो प्लेन ऑफ द आर्मेचर है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, बट एरिया वेक्टर ऑफ आर्मेचर वो बनेगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे थीटा बनेगा 90 डिग्री और साइन 90 इक्वल टू +1, इसलिए आपको E नॉट इंटू +1 आप करोगे तो EMF इक्वल टू E नॉट विच इज मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर? स्टेज 3 आर्मेचर आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, तो एंगल भी बन जाएगा 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0, तो आपको EMF मिल जाएगा 0। फोर्थ में थीटा बन जाएगा 180 डिग्री से भी 90 ज़्यादा, मतलब क्या बनेगा 270 डिग्री। ठीक है, और 270 डिग्री है तो साइन की वैल्यू -1 है, तो आपको मिलेगा EMF मैक्सिमम बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए क्या होता है कि एक बार जो इलेक्ट्रिक करंट का रोटेशन होगा वो ऐसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे बाहर निकला, यहाँ से एंटर हुआ, ये फर्स्ट कंडीशन है, समझना। तो यहाँ पे जो आपको रोटेशन मिल रहा है वो क्लॉकवाइज मिल रहा है करंट का। सेकेंड टाइम क्या होगा, रोटेशन मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट यहाँ से एंटर होगा और ऐसे घूम के फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो एक बार करंट है वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, तो अल्टरनेटली ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और लास्ट में इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया, मतलब पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे फिर से आपको EMF मिल गया 0 और यहाँ से ग्राफ फिर से ये रिपीट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एंगल बन गया 360 डिग्री। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन AC जनरेटर। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर रहेगा। ओके, अभी एक थोड़ा और डिटेल आपको दिया हुआ है AC जनरेटर्स के लिए, वो भी आपको याद रखना है MCQs के लिए। ठीक है, और चाहो तो आप ये थियरी में भी लिख सकते हो। इन कमर्शियल जनरेटर्स द मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ आर्मेचर इज प्रोवाइडेड बाय वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट। देखो आपको कैसे भी करके जो आर्मेचर है उसकी एक्सिस को रोटेट कराना है। सपोज ये एक्सिस है तो इसको ऐसे रोटेट कराना है, तो यहाँ पे हम व्हील लगाएंगे और व्हील को कैसे भी करके रोटेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ऊपर से पानी गिराओ
या ऊपर से ऐसे मतलब हवा पास कराओ या तो स्टीम पास कराओ, आपको कैसे भी करके ये एक्सिस को रोटेट कराना है। अब वो एक्सिस को आप कैसे रोटेट कराते हो उस जो आप प्रोसेस जिस प्रोसेस का यूज़ करते हो उस हिसाब से जनरेटर्स के अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। द मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ आर्मेचर इज प्रोवाइडेड बाय वाटर फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम डैम्स। दीज आर कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, क्योंकि पानी की वजह से हमने जनरेट किया ना, पानी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इसलिए बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ओके, या तो दूसरा देखो, वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम यूजिंग कोल और अदर सोर्सेज। कोल या तो अदर सोर्सेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। ओके, द स्टीम एट हाई प्रेशर प्रोड्यूसेस द रोटेशन ऑफ द आर्मेचर। दीज आर कॉल्ड थर्मल जनरेटर्स, क्योंकि गर्मी की वजह से, हीट की वजह से ये हम यहाँ पे एक्सिस को रोटेट करा रहे हैं। देखो, हीट की वजह से पानी को गर्म करते हैं, जिसकी वजह से स्टीम जनरेट होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और हाई प्रेशर वाली स्टीम को यहाँ से पास कराओ तो ये एक्सिस रोटेट होगी। तो बेसिक क्या था इसका, हीट, इसीलिए ऐसे जनरेटर को बोलते हैं थर्मल जनरेटर्स। ओके, अब देखो, अगर हीट ही जनरेट करनी है तो हम न्यूक्लियर एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन नाम की प्रोसेस की हेल्प से भी आप एनर्जी जनरेट कर सकते हो, और वो एनर्जी भी आपको हीट एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। फिर हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और स्टीम हम पास कराएंगे टरबाइन से, और टरबाइन घूमेगा तो ये एक्सिस घूमेगी, एक्सिस घूमेगी तो एसी जनरेटर का आर्मेचर घूमेगा। ठीक है, तो इनका बेसिक क्या हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी, तो इनको बोला जाता है न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स। ठीक है, और कुछ आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कितने मेगावाट तक हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया जैसे कंट्री में ये जो रोटेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब 1 सेकेंड में 50 रोटेशंस। और कोई कोई कंट्रीज जैसे कि यूएसए, उनमें ये 60 हर्ट्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। इंडिया जैसे कंट्री में आपको मिलेगी 50 हर्ट्ज, यूएसए जैसे कंट्री में मिलेगी आपको 60 हर्ट्ज। क्लियर, चलो यहाँ पे ये थियरी फिनिश हुई। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स बाकी हैं, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।